हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो हमने 9th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट की थी और पॉलिटी में हमने लास्ट क्लास में जो पहला चैप्टर है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक टीचर है और कुछ बच्चे हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और वो कन्वर्सेशन क्या थी कि लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन चला हुआ था कि भाई लोकतंत्र क्या है, किसको लोकतंत्र माना जाएगा, ठीक है। और लोकतंत्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए, क्या सिर्फ जो शब्द है डेमोक्रेसी, इस शब्द की जो उत्पत्ति है उसके आधार पे ही इसकी परिभाषा मान ली जाए या परिभाषा क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कब किस देश को लोकतांत्रिक देश माना जाएगा, क्या जो मिनिमम कंडीशन या क्वालिटी या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मानने के लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब लोकतंत्र की विशेषताएं हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें कि जनता शासकों का चुनाव करती है। एक परिभाषा क्या करती है, क्या बताती है, जो आम सिंपल परिभाषा है कि ऐसा देश जिसमें जो शासक होता है, शासक कौन होता है, शासक बोल सकते हो आप, राजा बोल सकते हो आप, सरकार बोल सकते हो, ठीक है। इन सब का चुनाव को किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। अगर इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, चुनाव, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको लोकतांत्रिक देश समझा जाएगा। ये एक आम परिभाषा है, ठीक है, ये एक सिंपल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है। क्या इस डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन अराइज होगा, क्या सिर्फ चुनाव के आधार पे ही कि भाई किसी देश में अगर चुनाव होते हैं तो उसको लोकतांत्रिक मान लिया जाएगा, क्या ऐसा सही है। तो देखो आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, कुछ क्वेश्चन अराइज, देखो इससे अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। ये जो परिभाषा है ना अनेक सवाल खड़ी करती है। क्या क्या, पहला क्वेश्चन क्या है कि शासक कौन है, किसको शासक माना जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, ये आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या बनाया कि शासक कौन है, दूसरा किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का, मतलब कौन कौन से उसके ऑफिशियल्स हैं, कौन कौन से उसके अधिकारी हैं गवर्नमेंट के जिनका इलेक्शन होना जरूरी है। और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। और क्या है, लोकतंत्र में कौन से फैसले जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, तो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी ले सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस डेफिनेशन के साथ हमारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। और आगे क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव बोला जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन गया। कुछ शासक चुने जा सकते हैं, खुद शासक चुने जा सकते हैं, इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से राइज हो रहे हैं। और भी है, देखो सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या फिर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा या मतलब कुछ कंडीशन होती, कुछ बाउंड्री है, उसमें रह के उन शासकों को काम करना पड़ेगा। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो ये सारे के सारे इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। कौन सी परिभाषा से, एक परिभाषा से। वो परिभाषा क्या कहती है कि शासकों का चुनाव, सरकार का चुनाव, राजा का चुनाव जनता करेगी। तो ये जो चुनाव वाला जो ये पॉइंट आता ना चुनाव का, ये चुनाव से ये सारे के सारे क्वेश्चन अराइज हो गए, ठीक है। अब देखो इनके क्या जवाब मिलते हैं, आगे क्या कहता है चैप्टर। पहली विशेषता क्या है इसकी, लोकतंत्र की, क्या कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो मेन डिसीजन है वो किसके हाथ में होने चाहिए, वो जनता के द्वारा चुने गए शासकों के हाथ में होने चाहिए, ठीक है।
अब देखो सिर्फ चुनाव काम नहीं देगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सिर्फ चुनाव काम नहीं देगा। क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि चुनाव तो एक देश में चुनाव हो जाता है, लेकिन जो चुनाव के द्वारा जो व्यक्ति सत्ता में आए उनके पास प्रमुख फैसले लेने का अधिकार नहीं है, तो वो क्या लोकतांत्रिक देश है? नहीं, ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक देश किसको माना जाएगा? जिसमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में है। अब देखो ये एक एग्जाम्पल ले रखा है इसने पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 19 अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उसने क्या किया? परवेज मुशर्रफ ने 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि जो करंट में जो सरकार चल रही होती है उसको गैर लोकतांत्रिक ढंग से उस सरकार को हटा देना, जैसे सैनिक कार्रवाई करके उस सरकार को हटा देना। ठीक है, तो उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये एग्जाम्पल ले रखा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सेना का एक चीफ होता है, क्या नाम है उसका? परवेज मुशर्रफ। उसने क्या किया? वहाँ की जो सरकार थी, जो चुनी गई थी, जनता के द्वारा चुनी गई थी, उसको हटा दिया। ठीक है, उसका तख्ता पलट कर दिया सैनिक कार्रवाई के द्वारा और खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर लिया और एक जनमत संग्रह करवाया गया। ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया गया? खुद का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अब पाकिस्तान मीडिया ने और मानव अधिकार संगठनों ने और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो अनेक वहाँ के संगठन थे, उन्होंने क्या बोला कि ये जो जनमत संग्रह है, ये जो जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत संग्रह, ये धोखाधड़ी है। ठीक है, ये मतलब पूर्ण रूप से अच्छी तरह से या ईमानदारी के साथ नहीं किया गया। क्या किया गया? ये एक धोखाधड़ी है। ये सब किसने बोला? पाकिस्तान की मीडिया ने, मानव अधिकार संगठनों ने और वहाँ के जो दूसरे संगठन थे उन्होंने। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये एक कानून निकाला वहाँ की संसद से, जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। तो वहाँ के जो संविधान में उसमें बदलाव कर दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। अब देखो ये जो वहाँ का एक जो पाकिस्तान का जो संविधान है उसके अंदर बदलाव किया और बदलाव करके एक ऑर्डर पास किया। और ऑर्डर क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास है अधिकार है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, वो निगरानी रखेगी और ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके ज़्यादातर जो अधिकारी वो कौन है? फौजी। तो देखो ये सब पढ़ के टोटल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे अब देखने के लिए तो चुनाव भी करवाए गए, एक मतलब जनमत संग्रह भी करवाया गया, लेकिन जो प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? अभी भी किसके पास है? सेना के पास। किसके पास है? सेना के पास। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। अब यहाँ पे जिस डेफिनेशन से हमने शुरुआत की है लोकतंत्र की, अब चुनाव करवा दिए जाते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास थी। ठीक है, जो एक्चुअल में जो सबसे बड़ी ताकत या मेन ताकत है वो किसके हाथ में है? अभी भी यहाँ पे सेना के हाथ में है। किसके हाथ में है? सेना के हाथ में है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ ने के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। अब इसको क्या नहीं माना जाएगा? इस देश को या ऐसे व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते।
अब देखो यहाँ पे चुनाव भी हुए लेकिन चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाए गए। ठीक है, तो देखो अगर ये डेफिनेशन मान ले कि जनता शासक का चुनाव करेगी तो जो चुनाव है वो ईमानदारी से होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से देखो क्या क्या विशेषताएं हमारी निकल के आती हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि जनता है शासक का चुनाव करेगी, अगर ऐसा है इस डेफिनेशन को मानेंगे तो इसके साथ ये बात जरूर होनी चाहिए कि चुनाव कैसे होने चाहिए, ईमानदारी से। चुनाव कैसे होने चाहिए, ईमानदारी के साथ। ठीक है, हाँ, और इसके साथ हम दूसरा पॉइंट जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको कंक्लूड किया है। क्या बोल सकते हैं कि अगर चुने हुए जो हमारे शासक हैं, चुने हुए शासक हैं वो देश के प्रमुख फैसले लेंगे। ठीक है, प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है, चुने हुए शासकों के पास। तो ये क्या है, लोकतंत्र की निशानी है। ठीक है, और ये भी क्या है, लोकतंत्र की निशानी। अगर सिर्फ ऐसा है कि जनता चुनाव करेगी तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, या ऐसे देश को हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे जिसमें मान लेते हैं चुनाव तो करवा दिया जाए लेकिन चुनाव क्या है, चुनाव पूर्ण रूप से ईमानदारी से न करवाया जाए, या फिर चुनाव हो गया लेकिन जो सत्ता है, वास्तविक सत्ता है वो चुने हुए शासकों के हाथ में नहीं है। मतलब क्या कि चुने हुए शासक है, प्रमुख फैसले नहीं ले सकते, तो ऐसे देश को भी हम लोकतांत्रिक देश नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक विशेषता क्या निकल के आती है, क्या निकल के आई हमारी एक विशेषता ये निकल के आती है कि लोकतांत्रिक देश उस देश को माना जाएगा जिसमें प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने गए शासकों के पास है। ठीक है, अब देखो आगे, लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वास्तविक शासक कौन था यहाँ पे, पाकिस्तानी सेना। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, अंतिम फैसला किसके पास था, सेना के अधिकारियों के पास, और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार बनती है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे, ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो यहाँ तक एक कंडीशन क्लियर हुई, क्या कि प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में, जनता के द्वारा चुने हुए शासकों के पास। अब संसद और सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो पहली विशेषता क्या, हम क्या पहुंचे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो ये हमारी पहली विशेषता है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। अब आगे चलते हम चैप्टर में। अब चीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चीन की संसद को कुवांगुओ रेमिन दाहुई, अब देखो ये अजीब से नाम होते हैं, वहाँ के भाषा अलग है, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, राष्ट्रीय जन संसद। चीन की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय जन संसद। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें चीन के करीब लगभग 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, याद कर लेना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो देखो अब चीन का एग्जाम्पल ले लिया कि चुनाव तो होते हैं यहाँ पे और रेगुलर होते हैं, ठीक है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता के द्वारा उम्मीदवार चुने जाते हैं। लगभग कितने 3000 वहाँ की जो संसद है 3000 सदस्य हैं उसमें, और उसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। और कौन सी पार्टी यहाँ पे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, या तो ये कम्युनिस्ट पार्टी या फिर इससे जुड़ी हुई छोटी मोटी पार्टियां हैं वो इसमें क्या करती हैं, भाग लेती हैं। उसके बाद देखो 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन अब किसका एग्जाम्पल ले लेता है ये, मैक्सिको का। लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अब दूसरा एग्जाम्पल किसका लिया है, मैक्सिको देश का। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिए, चीन का और एक मैक्सिको का। अब चीन में भी रेगुलर चुनाव हो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो मैक्सिको है यहाँ पे दूसरी पार्टियां तो चुनाव लड़ती हैं लेकिन चुनाव है वो ईमानदारी से नहीं होते हैं। कुछ भी करके एक पार्टी, क्या नाम है पार्टी का, PRI, ये पार्टी कुछ भी करके यहाँ पे चुनाव जीत लेती है। तो देखो अब ये जो एग्जाम्पल ले रहा है, ये बार बार बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि चुनाव काफ़ी नहीं है। चुनाव होना लोकतांत्रिक, देखो चुनाव परिभाषा क्या कहती थी कि जनता अपने शासकों का चुनाव करेगी, ठीक है। अब सिर्फ चुनाव हो जाए और उसको लोकतांत्रिक मान ले उस देश को, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चुनाव हो रहे हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं हो रहे। चीन में सबको अधिकार नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है। तो चुनाव, अगर हम चुनाव को आधार माने तो चुनाव बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं है। अब चीन में एक ही पार्टी है, ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास कि दूसरे किसी व्यक्ति को चुन लें। लोगों को शासक दल या उससे द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी एक्चुअल में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो दोनों एग्जाम्पल, चीन में तो ऑप्शन ही नहीं है, पार्टी एक है, ठीक है, और मैक्सिको में पार्टी दूसरी है, लेकिन जो पार्टी सरकार में है वो दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दे रही। वो क्या कर रही है, कुछ भी हथकंडे अपना के, कुछ भी करप्शन करके या चुनाव में गड़बड़ी करके वो क्या करती है, हर बार खुद ही जीत जाती है। तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाएगा? नहीं माना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे वास्तविक जो चुनाव है अपने शासकों का वो जनता के द्वारा किया ही नहीं जाता। किसी भी तरह वहाँ के शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं है। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता का गुण जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच में चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, ठीक है।
अब एक और विशेषता क्या यहाँ पे ऐड होती है कि पार्टी है, जो मतलब राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके ऑप्शन होने चाहिए लोगों के पास, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक विशेषता ये हो सकती है कि जो ताकत में है, जो सत्ता में है, उसको वहाँ से हटाने का जो अधिकार है वो भी जनता के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लोकतंत्र की हमारी दूसरी विशेषता है। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र किस पे आधारित होना चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पे आधारित, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में अध्याय 3 में हम जानेंगे। आगे जो हमारा चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर, वो चुनाव के बारे में ही पूरा का पूरा चुनाव के बारे में बताएगा। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। अब देखो, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? ये कि प्रत्येक व्यक्ति को, अपने देश में प्रत्येक व्यक्ति को 18 साल से ऊपर का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है, और वो किसी भी जाति का है, उसका कोई भी जेंडर है, ठीक है, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलता है, और सबकी वोट का बराबर क्या है? बराबर मूल्य है, ठीक है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं कि इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या कहती है? पहली विशेषता क्या कहती है? जो देश के प्रमुख फैसले हैं, देश के प्रमुख फैसले हैं, वो जनता के द्वारा, प्रमुख फैसले जनता के द्वारा चुने हुए शासक ही लें, ठीक है, चुने हुए शासक ही ले, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या कहती है? लोकतंत्र की दूसरी विशेषता कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो। क्या? चुनाव निष्पक्ष हो, लोगों के पास विकल्प हो, ऑप्शन हो, लोगों के पास क्या हो? लोगों के पास विकल्प होने चाहिए। और क्या कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको हटाने का अधिकार है, वो भी लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या कहती है कि सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। मतलब क्या कि पूरे देश में एक आयु प्राप्त करने के बाद, एक मिनिमम जो एज है वो प्राप्त करने के बाद लोगों के पास वोट का अधिकार होना चाहिए, और ये वोट है सबकी, इस वोट का सबका बराबर मूल्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की वोट, प्रधानमंत्री की वोट और एक आम आदमी की वोट, सबकी वोट का एक बराबर राजनीतिक मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं किसकी है? लोकतांत्रिक देश की, ठीक है, कि ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश माना जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो, कानून का राज और अधिकारों का आदर, ठीक है। ये भी क्या विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अब जो जिम्बाब्वे देश का एग्जाम्पल ले लिया, 1980 में वहाँ पे क्या मिलता है? उनको आज़ादी मिलती। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया, ठीक है।
तो ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे जो पार्टी है जानु पीएफ पार्टी है, अब ये पार्टी है, ये चुनाव इसने क्या किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, देश आज़ाद हो जाता है और ये एक लोकप्रिय दल भी है, जनता इसको पसंद भी करती है। लेकिन यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो उसने क्या किया कि चुनाव में कई बार गड़बड़ी भी की और गलत तरीके भी अपनाए, ठीक है, और राष्ट्रपति के अधिकारों को में भी बढ़ोतरी कर ली, ठीक है, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति उसको कम कर दिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। अब इससे क्या बताना चाहता है, इससे ये बताना चाहता है कि यहाँ पे जो जनता के अधिकारों की ना वैल्यू कम थी। क्या थी, जनता के जो अधिकार हैं उनकी वैल्यू क्या थी, बहुत ही कम, ठीक है। अब राष्ट्रपति के खिलाफ कोई यहाँ पे नहीं बोल सकता। मीडिया है, रेडियो टेलीविजन जैसी चीज़ें हैं, इनका जो इनके ऊपर नियंत्रण है वो सरकार का है, ठीक है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर भी दबाव डाला, अब न्यायालय पर भी दबाव डाला इस देश में। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है। देखो, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बार बार उसको ज़्यादा, जनादेश का मतलब क्या होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। तो जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं कि जो हमारे लोकप्रिय नेता है वो भी, जिनको ज़्यादा वोट मिलती हैं, वो भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए, ठीक है। तो देखो, जिम्बाब्वे का ये एग्जाम्पल देख के क्या बताना चाहता है कि यहाँ पे नेता है, उसको वोट भी मिलती है, लोगों का मनपसंद भी है, लेकिन मनपसंद होने के बावजूद भी वो व्यक्ति, वो नेता अलोकतांत्रिक हो सकता है। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के पास इतने अधिकार होने चाहिए कि वो खुद से अपने सोच सके, अपनी कोई राय बना सके, सार्वजनिक रूप से अपने विचार को व्यक्त कर सके, ठीक है, संगठन बना सके, विरोध कर सके और राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये अधिकतर चीजें हमारे देश में बात करें तो हमारे कौन से आर्टिकल में बताई गई है, 19 में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, लोगों के पास इतने अधिकार हैं कि वो सभी काम कर सकते हैं, वो अपनी एक राय बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, अपने राजनीतिक गतिविधियां कर सकते हैं। ये अधिकार अगर किसी देश में लोगों के पास है तो उसको लोकतांत्रिक, ये एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। अगर ये अधिकार नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, उसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 5वां है वो अधिकारों के बारे में बताता है। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है।
एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है, यहाँ से ये बात निकल के आती है कि लोगों के पास समान अधिकार भी होने चाहिए। ठीक है, लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधियां करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उनके प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आम आदमी है, कोई भी आदमी है, वो क्या करेगा, न्यायपालिका का आदर करेगा, उसके किए गए फैसलों का सम्मान करेगा और उसके प्रत्येक फैसले को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना चाहिए। अब देखो, एक पार्टी है जीत जाती है, ठीक है, उसको मान लेते हैं 100 वोट मिले, दूसरी पार्टी को 5 वोट मिले। अभी जो 100 वोट मिलने वाली पार्टी है ये सत्ता में है, लेकिन इसके जो अधिकार हैं, जो पार्टी जिसको कम वोट मिली है या कोई दूसरे व्यक्ति है, उनके अधिकारों को गारंटी देनी चाहिए। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पद अधिकारी को उसके पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनका कंक्लूजन क्या कहता है। आइए अब तक की हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो तो यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, पहली विशेषता, लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करवाता है कि वो चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सके। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरों को मानते हुए कार्य करती है। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति, इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। देखो, ये जो कंक्लूजन किया है हमने, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई चुनाव काफ़ी नहीं है। क्या क्या होना चाहिए कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले लेंगे। ठीक है, और क्या, जनता के पास चुनाव क्या हो, निष्पक्ष होने चाहिए और ऑप्शन होने चाहिए लोगों के पास। ठीक है, लोगों को लगे कि भाई सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो सरकार को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, मतलब वोट का अधिकार होना चाहिए सबको और बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब और क्या विशेषता, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करेगी। ठीक है, संविधान के अनुसार काम करेगी और जो हमारे बुनियादी कानून है और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका आदर करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। लोकतंत्र के कामकाज में या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। अब ये सारी चीज़ें भी विशेषताएं हमने पढ़ ली लोकतंत्र की। अब देखो, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। आइए इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है।